हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि लाइक मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। काइनेमेटिक्स हो गए, डायनामिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि काइनेमेटिक्स में जितने भी फार्मूलाज होते हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, उसको मैं समराइज करूंगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। वीडियो में बने रहो, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। एंड एक तरीके से आप समझ सकते हो कि काइनेमेटिक्स की जितने भी डाउट्स आपके होंगे या काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने होते हैं, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन काफ़ी कंसाइज होगा, कम क्वेश्चन में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की ट्राई कोशिश करूंगा। बने रहो इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, चलो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक डेफिनेशंस की, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करा था आप लोगों से। बट एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होते हैं। स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पीड बेसिकली क्या होता है कि पाथ आप ट्रेवल करते हो एंड कितनी सेकंड में, कितने टाइम पे आपने ट्रेवल करा है, उसे हम लोग कहते हैं कि वो स्पीड है भाई। और अगर इसी के साथ आप डायरेक्शन को ऐड कर देते हो देन वो हम लोगों का वेलोसिटी बन जाता है। अगेन, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई डिस्टेंस कितना है, कितना ट्रेवल पाथ किया है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और अगेन मैं उसमें अगर डायरेक्शन को ऐड कर दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगेन अगर एक आसान भाषा में बात करूं तो अगर कोई स्केलर के साथ आप वेक्टर डायरेक्शन को ऐड कर देते हो तो वो वेक्टर बन जाता है, सिंपल सी बात है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा है, स्पीड है एंड डिस्टेंस है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो वो डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ लग करके अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट बना देता है। साथ में अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करें, स्पीड के बारे में बात करें, तो स्पीड में अगर डायरेक्शन लग गया तो वो वेलोसिटी बना देता है। एंड एक्सेलरेशन आपका अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका एक अपना डायरेक्शन होता रहता है। सो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डिस्टेंस मतलब जो टोटल पाथ होता रहता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर, ये स्केलर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। डेफिनेशन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, बस अंतर है तो किस चीज का, डायरेक्शन का। तो यहाँ पे एसआई यूनिट में आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है भाई, डायरेक्शन में अलग अलग है बस। और बाकी इनमें जो क्वांटिटी होती है, यूनिट होते हैं, वो सेम होते हैं। अगेन स्पीड और वेलोसिटी का भी यूनिट सेम होता है, अंतर होता है तो बस डायरेक्शन का। तो डिस्टेंस पर यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट पूछे तो आप बताओगे कि वो वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप बताओगे कि वो एक्सेलरेशन है। एक चीज और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बट एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर आपके पास बी है, और आपको अगर ए से लेकर के बी तक जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो। एंड अगर आप कोई दूसरा रास्ता लेना चाहो तो आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, एकदम स्ट्रेट। तो ये जो रेड वाला पाथ है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रेड वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाने वाला है। ठीक है। एंड ये जो अपने पास व्हाइट वाला चीज है, व्हाइट वाला जो अपने पास पाथ है, वो क्या कहलाने वाला है, वो हमारा पाथ कहलाने वाला है डिस्टेंस। ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक सा डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो ना, ए से बी तक जाने के लिए आप स्पेसिफिक एक ही रास्ते का यूज कर रहे हो जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है, सबसे ज्यादा मिनिमम है, इसलिए आप उसको क्या बोलोगे भाई, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कुछ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या देखते हो कि कुछ कुछ फार्मूलाज होते हैं। एंड ये सारे फार्मूलाज जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये सोल की तरह रोल प्ले करते हैं अपना काइनेमेटिक्स में। ये चार पांच फार्मूलेज जो होते हैं वो बेसिकली पूरे काइनेमेटिक्स को अपने अंदर समेटे हुए रहते हैं। पहला फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सेकंड फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड फार्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फोर्थ फार्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का कोई यूज नहीं होता, हम लोग बस एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये हमारा फोर्थ फार्मूला हो गया। और ये भी फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारा फिफ्थ रहता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मोमेंट पे, किसी भी सेकंड में कितना वेलोसिटी ट्रेवल हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई एस फिफ्थ सेकंड में कितना हुआ है, एस सिक्स्थ सेकंड में कितना हुआ है। वो अगर आपको कैलकुलेट करना है देन आप इस वाले फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो।
चीजें, चलो, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी फार्मूला के ऊपर, ताकि आपको ये सारी जो फार्मूलाज के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो वो सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाए। तो पहला फार्मूला, पहला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि भाई एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर में चली जाती है इन 10 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसका वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा इस समय में, ठीक है? तो ये भाई इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि यहां से यहां तक गए हैं हम लोग। तो इसका मैं इनिशियल वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर ले रहा हूं। सो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होने वाला है, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर लूं, तो वो होगा भाई 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो टाइम है अपने पास वो सेकंड में है, यानी एसआई यूनिट में है। तो आप क्या करोगे, इन सभी को भी एसआई यूनिट में चेंज करोगे। सो किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 36 इंटू 5/18 कर देंगे। और यहाँ पे भी 72 इंटू 5/18 कर देंगे। अगर आपको 5/18 समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जैसे समझ आ रहा है, किलोमीटर को पहले मीटर में करो, आवर को पहले सेकंड में करो, और फिर जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तो आपको 5/18 ही बचेगा वहां से। और वहां से आप इसको याद रख सकते हो कि जब भी आपको किलोमीटर पर मीटर से मीटर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। एंड अगेन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 18 टू जा 36 होता है, एंड 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ का जो वेलोसिटी हो जाएगा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम अपने पास 10 सेकंड तो है ही। आपको क्या बोला गया, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब एस पूछा गया। अब आप देखो यहाँ पे ना, मैं आपको एक चीज पहले बता दे रहा हूँ कि ये मैं इसमें आप इस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। इसका तो यूज हमेशा कोई खास सेकंड के लिए, कोई खास समय के लिए होगा, तभी यूज करेंगे। इन चारों फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हो। बट हम लोग उस फार्मूला के पास जाएंगे जो हमारे लिए आसान होगा, काम आसान होगा, उसी फार्मूला के पास हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे आसान हमारे पास था कि इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया जाए, क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी पता है अपने को। तो पहले इसका हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, मीन वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो ऐसे निकलेगा, दोनों का सम बाय टू, नॉर्मल वेलोसिटी फॉर नॉर्मल एवरेज फार्मूला मैंने लगाया। और यहाँ पे आप कह सकते हो टाइम। देखो यही फार्मूला तो है ना यहाँ पे लिखा हुआ, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। तो ये सिंपल सी बात है, इसको रटने का या फिर बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा है अपने पास। तो s इज इक्वल टू क्या हो रहा है अपने पास, u है अपने पास 10, v अपने पास 20, बाई टू करेंगे, एंड सेकेंड अपने पास क्या है 10 है। सो 2 से इसको कट करेंगे 5 हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 इंटू 5, ये क्या हो जा रहा है 150 मीटर हो जा रहा है। आप चाहो तो इसको ना किसी भी फार्मूला से ट्राई कर सकते हो। a आपको पहले निकालना पड़ेगा, तो a निकाल लेना, वहां से t पता है, u पता है, v पता है, तो आप यहाँ से v निकाल लोगे, फिर v का यूज करोगे, या u का यूज करके आप यहाँ पे s निकाल सकते हो। इसका यूज यहाँ से करके a से निकाल लोगे, और a का यूज यहाँ पे करोगे तो s निकल जाएगा। यहाँ से भी आप देखोगे कि a किसी तरह निकाल लोगे, v माइनस यू बाई टी करके, यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, v माइनस यू बाई टी कर लोगे तो a निकल जाएगा। और फिर a पता है आपको, t पता है, और v भी पता है, तो आप यहाँ से s निकाल सकते हो सिर्फ इस फार्मूला का यूज करते हुए, है ना? इस वाले फार्मूला का तो मैंने अभी यूज करा ही है। तो आप चाहो तो जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से या एक ही फार्मूला से आपसे क्वेश्चन बनेगा, जरूरी नहीं है, किसी भी फार्मूला से बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका हो गया ना, हाँ, तो 150 मीटर ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो इमर्ज कर रहा है किसी पेपर, थीन पेपर में, और पेपर का थिकनेस इतना है, और जो बाहर निकल रहा है वो इस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को उस पेपर को पास करने में। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास क्या है भाई, 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। और फाइनल वेलोसिटी जो अपने पास है भाई, वो है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, पर सेकेंड। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2.1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर है, बहुत नाइंसाफी है, हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 2.1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, बेसिक मैथमेटिक्स। आप 100 से इसको डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 10⁻² से डिवाइड कर रहे हो, है ना?
मैं डिटेल में एक बार कर दे रहा हूँ। माइनस पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 10 to the power 2 से मैंने डिवाइड करा, और अब देखोगे आप यहाँ पे तो 2.1 इंटू ये +2 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब 4 और 2 यानी -6 मीटर में अब ये चेंज हो चुका है। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है भाई वो कितना है, 2.1 इंटू 10 to the power -6 है। u और v आपके पास पता है, आपको क्या पता करना है भाई, टाइम टेकन पता करना है, मतलब टी पता करना है। अब आप खुद सोचो कि v u s पता है, टी पता करना है, हम लोग कौन से फॉर्मूला के साथ जाएंगे, हम लोग अगेन उसी फॉर्मूला के साथ जाएंगे जिससे अभी जस्ट गए थे, s इज इक्वल टू यू प्लस वी, s इज इक्वल टू यू प्लस वी यानी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, t थोड़ी होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे हम लोग इसको टाइम से मल्टीप्लाई, अपने पास आंसर आ जाएगा। u अपने पास कितना है, 5 इंटू 10 to the power 6, 5 मेगामीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 इंटू 10 to the power 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 to the power 6, बाई कर देंगे इसको 2 के साथ, एंड इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द टाइम इज, टाइम तो पता ही नहीं है, एस पता है आपके पास, तो एस को पुट करो यहाँ पे 2.1 इंटू 10 to the power -6 मीटर है। यहाँ पे देखो दोनों का जो ऑर्डर है, और 10 to the power वाले का वो सेम है। जब वो सेम रहता है तो आप सिंपली क्या करते हो, उसको ऐड कर देते हो, उसका जो भी कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 + 2 यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 7 हो जाने वाला है, इंटू 10 to the power 6 बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा टी। अब आप टी का वैल्यू निकाल रहे हो तो इसको आप उधर ले जाओगे, ट्रांसप्लांट कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे बेसिकली। 2 और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू टाइम। अब देखो आप कि यहाँ पे जो टाइम आपके पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2.1 है, इंटू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.1 इंटू 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.1 इंटू 2 हो जाएगा 4.2 हो गया, यहाँ पे 10 to the power -6 हो जा रहा है, और बाय 7 टू 10 to the power 6, तो 7 से ये कट जाएगा भाई 0.6 टाइम्स पे, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू, अब देखो यहाँ पे -6 ऊपर में ऑलरेडी है, ये नीचे में +6 था, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -6, तो 10 to the power -6 और एक बार और -6, तो -12 हो जाएगा। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक जीरो से डेसिमल के पहले एक ना नॉन जीरो नंबर लगाना थोड़ा जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा कर दो कि 6.0 कर दो, डेसिमल को एक डिजिट आप राइट में ले आए हो, और डेसिमल को जैसे ही राइट में लाते हो तो यहाँ पे एक और माइनस हो जाता, तो यहाँ पे आप बनेगा 10 to the power -13, और ये हो जाएगा आपके पास इतना सेकंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को उस पेपर को पास करने में कितना सेकंड लगेगा भाई, 6 इंटू 10 to the power -13 सेकंड का समय लगेगा। अगर वो 5 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड से एंटर करता है तो बाहर कितने स्पीड से आएगा, 2 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, 6 इंटू 10 to the power -13 मीटर पर सेकंड सिर्फ सेकंड का समय उसको लगने वाला है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्कूटर आ गया है और वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें ना वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले पे ही वर्क करेंगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले पे वर्क नहीं करने वाली है। ये जो भी फॉर्मूला है वो कांस्टेंट पे है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहे तो आपको ये एज्यूम करना है कि थ्रू आउट द प्रोसेस वहां पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। इट्स स्पीड व्हेन passes द सेकंड पॉइंट इज 15 पर सेकंड मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इट passes थ्रू द फर्स्ट पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 60 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, वेल जो स्कूटर है वो इस पॉइंट से पास करती है, यहाँ पे आती है, इसको भी पास करती है, तो इसके बीच का जो गैप आपके पास है वो पता है कितना है, 60 मीटर है। अगेन बोला जा रहा है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसके पास, मैं यहाँ पे डिटेल लिख दे रहा हूँ कि जो s लगेगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 60 मीटर का होगा, इसको पास करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकेंड का, एंड जो आपके पास सेकेंड पॉइंट का वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी जो आपका बी पॉइंट पे पास हो रहा है ना, वो 15 मीटर पर सेकेंड है। आपको पता करना है कि u कितना होगा, u आपको पता करना है सिंपली। तो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं काइनेमेटिक्स का, और अगेन मैं बात कर रहा हूँ विदाउट एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला था सबसे लास्ट वाला, सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा,
एंड उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एकदम सिंपल सा, देख रहे हो कितनी आसानी से बन रहा है, एकदम सिक्स सेवंथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की तरह बन रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फार्मूला। एकदम सिंपल सा फार्मूला लग रहा है, कोई ज्यादा हमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब हाँ, अगर आप इसे सच में कॉम्प्लिकेट करोगे तब तो सच में कॉम्प्लिकेट होगा। अगर ये आसानी से इस फार्मूला से बन रहा है, आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो बनाएंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा लेंदी वाला प्रोसेस चूज कर रहे हो, तो फालतू में झूठ मूठ का टेंशन तो होगा ही। उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड खुद बना रहे हो और फिर बोलते हो काइनेमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन दैट केस एस जो होगा अपने पास 60 होने वाला है, यू जो अपने पास होने वाला है पता नहीं अपने को, वी अपने पास 15 है, बाय 2 करने वाले हम लोग। टाइम कितना है भाई, 6 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60 ये डिवाइड में आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू यू प्लस 15/2। अब देखो 2 से हम लोग इसको कट कर देते हैं 3 टाइम्स पे, 3 से ये कट हो गया 20 टाइम्स पे। तो क्या बचा अपने पास, 20 इज इक्वल टू यू प्लस 15। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 20 माइनस 15 इज, u क्या हो जाएगा अपने पास, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपना इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ गया। यानी कि वो पहले पॉइंट को किस वेलोसिटी से पास करेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड से पास करेगा। दूसरे को किससे पास करेगा, तो 15 मीटर पर सेकंड से पास करेगा। ये हमारे पास गिवन था, दूसरा पॉइंट वाला अपने को पता करना था, पहला पॉइंट वाला तो ये 5 मीटर पर सेकंड से पास करेगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी याद करें इस वाले सिनेरियो में, तो वो 5 मीटर पर सेकंड रहने वाला है। ओके, स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। और कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर, फटाफट से कर लेते हैं। अ बलून विच इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, मतलब वो ऊपर जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। कि भाई एक बलून है, मान लो इस तरीके का हॉट एयर बलून है। ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। यहाँ पे आप ड्राइंग देखो, ड्राइंग को मत देखो यार तुम, ये देखो क्वेश्चन देखो। यहाँ पे बलून जो है ना वो ऊपर जा रहा है, और इसका जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड का है। ठीक है, और ये क्या है ना, ये अबव द ग्राउंड है 30.4 मीटर का, यहां से यहां तक का जो गैप है ना, वो 30.4 मीटर का है भाई। ठीक है, अब देखो 30.4 मीटर ये गैप है यहाँ पे, और ये जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा, कि ये चीज क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। ये हॉट एयर बलून जो है ना, वो कहाँ जा रही है, वो ऊपर जा रही है। और ऊपर जाते जाते एक ऑब्जेक्ट को वहां से नीचे फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, एक स्टोन को। तो आपको बताना है कि उस स्टोन को जमीन पे आने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज मेरे को बताओ, कि जब हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, आपके साथ स्टोन भी ऊपर जा रहा है, और आप स्टोन को उसी हॉट एयर बलून से छोड़ रहे हो, मतलब स्टोन भी तो मोशन में था, स्टोन भी तो 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, नहीं? और आपने जब हॉट एयर बलून से उसे फेंका है, तो उस केस में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो भी तो 12 मीटर पर सेकंड रहेगा। बट यहां पे एक सीन है, कि आप फेंक रहे हो स्टोन को नीचे, लेकिन आप जा रहे हो हॉट एयर बलून के साथ उस स्टोन को लेकर के ऊपर। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो 12 मीटर पर सेकंड तो रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप स्टोन को अभी नीचे फेंकने वाले हो। तो अगर नीचे फेंकना पॉजिटिव है, तो ऊपर जाना निगेटिव होगा। अगर आप ऊपर को पॉजिटिव मानते हो, तो बाकी सारा कैलकुलेशन निगेटिव में करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक चीज को निगेटिव में ले लो, बाकी सारी चीजें हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? इस क्वेश्चन को मेरा रखने का पर्पस ये था कि आपको ये चीजें समझा सकूं, कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो चीजें यहाँ पे उल्टी चलेंगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते आप फेंक रहे हो। तो स्टोन जो है वो ऑलरेडी मोशन में है ऊपर के डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका -12 रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें अगर एक्सेलरेशन के बारे में। अब क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रॉप हुआ है ना, तो आपने कोई मेहनत नहीं करा, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी जो यूनिवर्स में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो है ग्रेविटी का फोर्स। तो वो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाला है यहाँ पे। सो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव जी में लगेगा। अब बोलोगे पॉजिटिव जी क्यों लगेगा, भाई नीचे ही तो आ रहा है ना, आपने स्टोन को ऊपर ले जा रहा, आप ऊपर ले जा रहे थे, एंड उस समय आप नीचे फेंक रहे थे स्टोन को, तो आपने क्या लिया, नीचे आ रहा था वेलोसिटी, तो नीचे को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। तो वेलोसिटी जो ऊपर जा रहा था बलून के साथ, वो मैंने -12 लिया है। तो ग्रेविटी इसको नीचे ही खींच रही है ना, तो नीचे तो पॉजिटिव ही होगा। ग्रेविटी अगर कोई काम कर रही है और वो अपने ही फोर्स के अगेंस्ट में काम नहीं कर रही है, अपनी एलोंग काम कर रही है, तब तो वो पॉजिटिव होगा ना। अगेंस्ट में काम कर रही होती, ऊपर जा रहा होता ऑब्जेक्ट, तब जी माइनस में होता। तो a इज इक्वल टू प्लस जी रहने वाला है, जो कि होता है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अब क्या हो रहा है, ड्रॉप किया गया है, व्हाट टाइम वो स्टोन नीचे गिरेगा। वेलोसिटी आपको बताना है, वेलोसिटी तो पता है अपने को, टी बताना है कि कितने टाइम पे वो नीचे गिरने वाला है। एक चीज और पता है जो कि आपका 30.4 मीटर का। ठीक है भाई, चलो। सो इसको बनाते हैं। अब एस पता है आपके पास, यू पता है, ए पता है और टी पता है, तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आप यहाँ पे भी चाहो 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 तो क्या लगा सकते हो, हाँ यहाँ पे भी आप एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी लगा सकते हो। तो उसी से मैं बना लेता हूँ, ट्राई करता हूँ उसी से मैं बनाने का। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी तक तो जा सकते हैं, बट उसमें फाइनल वेलोसिटी और टाइम भी चाहिए, यहाँ पे दोनों लापता है। तो ऐसे केसेस में उससे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग यहां से जाएंगे सेकंड वाले फार्मूला से, जो कि होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। 30.4, इसमें ना थोड़ा ज्यादा स्पेस लगने वाला है, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूं। चलो भाई, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहने वाला है। और s यहाँ पे क्या होगा भाई, 30.4, यू क्या रहने वाला है -12, t का पता नहीं है, प्लस 1/2, a क्या है भाई, g के बराबर है जो कि 9.8 होता है, t का अगेन पता नहीं है। तो इससे मैं अगर इसको कट कर दूं तो 4.9 आ रहा, और ये क्या हो जाएगा, 30.4 इज इक्वल टू -12t प्लस 4.9 टी का स्क्वायर। ठीक है, 4.9 टी का स्क्वायर हो गया, -12 टी हो गया। और इसको भी अगर इधर कर दें तो -304 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अगर हम लोग एक काम करें कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल का काम खत्म हो जाएगा, तो 49 टी स्क्वायर -120 टी हो जाएगा, -304 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 49 इंटू अगर 304 कर दें, इसको अगर हम लोग डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 98, और इसको हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा 152। तो इसके बीच में तो गैप 54 का आ रहा है। हम लोगों को चाहिए गैप किसका भाई, हम लोग को गैप चाहिए 120 का। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं तो 196 होगा। इसको अगर हम लोग हाफ कर दें तो इसको हाफ करेंगे तो 2 7 जा 2 6 जा, अब आ रहा है क्या, हाँ अब आ जा रहा है। मतलब एक नंबर 196 होगा, दूसरा 76 होगा, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 49 टी का स्क्वायर होगा, हमें माइनस चाहिए तो कैपिटल बड़ा वाले को हम लोग माइनस लेंगे, 196 टी हो जाएगा, एंड प्लस क्या है 76 है। 76 टी करने वाले हैं, एंड -304 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 49 टी हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, एंड टी बचेगा यहाँ पे 49 से कितने बार में लगेगा भाई, 4 बार में लग रहा है ना, 4 प्लस 76 ले लेंगे कॉमन, टी ये भी 4 टाइम्स पे लगेगा क्योंकि सेम ही आता है। सो यहाँ पे t -4 अगर कॉमन ले लें दोनों से, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचने वाला है, 49t प्लस 76 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपके पास t-4 इज इक्वल टू 0 होने वाला है, या फिर 49t प्लस 76 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। तो आप यहाँ पे t इज इक्वल टू या तो 4 लिख लोगे, या तो t इज इक्वल टू -76/49 लिखोगे। तो टाइम है भाई, तो टाइम तो निगेटिव में आने से रहा, दैट इज एब्सर्ड सिचुएशन आ गया यहाँ पे। तो आपके पास जो सिचुएशन आएगा t इज इक्वल टू 4 का आएगा। मतलब अगर आप किसी हॉट एयर बलून में बैठ के ऊपर जा रहे हो और आपका हॉट एयर बलून 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो अगर आप वहां से किसी स्टोन को ड्रॉप करते हो तो उस स्टोन को नीचे आने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। ठीक है, तो भाई 4 सेकंड का समय लगने वाला है अपने पास। तो आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के पास, जो कि हमारा जियोग्राफिकल एनालिसिस, बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस। अब ये ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी चीज है ना, फिजिक्स के टर्म में जो चीजें आप पढ़ते हो उसको ग्राफ में आप विजुअलाइज कर सकते हो। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में मैथ्स को रिप्रेजेंट कराते हैं, जो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होता है रीड करना, एनालिसिस करना। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ही एनालाइज करने वाले हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सो तीन तरीके का ग्राफ हम लोग काइनेमेटिक्स में देखेंगे, एक होता है वीटी ग्राफ, एक होता है एक्सटी ग्राफ, एक होता है एटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एटी ग्राफ। अब इसमें यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्लोप, एरिया, ये सब चीजों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप एक चीज समझो कि स्लोप जो होता है, आपने स्लोप पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं। स्लोप जो होता है ना, बेसिकली हम लोग उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं।
टेन थीटा आप निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा पता है तो आप टेन थीटा से स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपके पास टेन थीटा नहीं पता है तो आप डी वाई बाई डी एक्स कर दो, यानी डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दो उसको। आप किसी एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो तो वहां से भी आपका आ जाएगा। और आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीजें करोगे तो फिर आपके पास स्लोप निकल के आ जाएंगी। y बाय एक्स हो गया, टेन थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, स्लोप निकल जाएगा। ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, या फिर आप उसका कर्व का एंगल निकाल रहे हो कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि y का रेट ऑफ चेंज किस हिसाब से था, x के रिस्पेक्ट में। मतलब x के हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है y के साथ, वो किस हिसाब से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, या फिर डिफरेंशिएशन आप उसको बोल सकते हो। सो इन दैट केस यहाँ पे स्लोप बोलो, थीटा टेन थीटा बोलो, m बोलो, dy बाई डी एक्स बोलो, p बाई b बोलो, y बाई x बोलो, डेल्टा y बाई डेल्टा x बोलो, सबकी बातें सेम है, सब एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। ये स्लोप आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एरिया अंडर कर्व, तो एरिया आपको सिंपली रेक्टेंगल का एरिया तो पता होगा ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो उसी का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना इन सभी चीजों को, ठीक है। सो बी केयरफुल, ध्यान से देखना। चलो आगे आते हैं हम लोग। एक ग्राफ ले लेते हैं, बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ ले लेते हैं। अब ये देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जीरो से ही कोई चीजें स्टार्ट हो रही हैं और ये किसी कर्व में जा रही है, मतलब इसका पोजीशन समय के साथ बदलता चला जा रहा है। ठीक है भाई। तो पोजीशन जो है वो समय के साथ बदलता चला जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हम अगर यहाँ पे स्लोप निकालें तो क्या निकलेगा। एकदम ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो स्लोप मैंने क्या बताया कि टेन थीटा होगा, तो थीटा तो पता नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब अगर किसी स्लोप में, अगर अपने को यहाँ पे इसका अगर टेंजेंशियल निकालना है, यहाँ पे अगर स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम लोग इस पॉइंट पे इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालूं, लेकिन यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ कैसे निकलेगा, वाई क्या है भाई, तो वाई पोजिशन है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो मैं मुझे किसका चेंज, कौन सा चीज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी। अब याद करो अभी फटाफट कि अगर रेट ऑफ पोजीशन चेंज होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता था, तो क्या निकलता था वहां पर से, क्या निकलता था, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था तो क्या निकलता था, पोजीशन चेंज होता था तो क्या निकलता था, याद करो। तो वहां पे आप क्या देखते हो, वेलोसिटी निकलता था, dx बाई dt। यानी कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस आप वहां से क्या निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो। तो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये आप सभी को अच्छे से पता है। अगर मैं एरिया के बारे में बात कर लूं, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं इस वाले रीजन के बारे में बात कर लूं, इस वाले रीजन के बारे में, तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो टाइम है कुछ ना कुछ, ये क्या है, ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो अगर मैं इस x और इस t को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं x और t को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आने वाला है भाई, एरिया ही तो आने वाला है। लेकिन अगेन अगर मैं x और t को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आता है इससे, x इंटू टी अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या आता है, इससे तो कुछ भी नहीं आता। x इंटू टी से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम से आप कह सकते हो कि भाई x जो है वो पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो इससे कोई चीज यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रखा है इस एरिया के बारे में। समझ आ रहा है, x इंटू टी से वैसे कोई चीजें नहीं आती है, क्योंकि पोजीशन के चेंज होने से पोजीशन का जो एरिया होता है वहां से कोई चीज नहीं आता है अपने पास। अगर मैं सेकंड वाली चीजों पे बात कर लूं, सेकंड वाला चीज क्या है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन मैं अगर स्लोप निकालू तो स्लोप किसका निकलेगा भाई, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ नीचे में टाइम का ग्राफ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो ये टाइम चेंज हो रहा है भाई। तो डीवी बाई डी टी, अब याद करो कि वेलोसिटी चेंज होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था, क्या होता था, एसिलरेशन होता था। क्या होता था, एसिलरेशन होता था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम लोग बात करेंगे तो एसिलरेशन हो रहा होता था। इसलिए इसका अगर मैं स्लोप निकाल लूं किसी वीटी ग्राफ का, तो उससे क्या निकलने वाला है, एसिलरेशन निकलने वाला है। यहां पे अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या निकलेगा भाई, इधर वेलोसिटी है और नीचे में क्या है, टाइम है। तो लेंथ यहाँ पे वेलोसिटी हो गया और टाइम तो टाइम है ही। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है भाई, सभी को पता है, सभी को पता है ये बात,
कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालते हो किसी भी वीटी ग्राफ का, तो v इंटू टी करके ही तो निकालोगे, और v इंटू टी करोगे तो वहां से क्या आने वाला है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। ठीक है भाई, तो एरिया से यहाँ क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। चलो नेक्स्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन में यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो डी ए बाई डी टी आने वाला है। क्या आने वाला है, डी ए बाई डी टी आने वाला है। अब एसेलरेशन के चेंज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसेलरेशन क्या बोलते हैं, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप देख लो। एसेलरेशन ऑफ जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका भी मैं एरिया निकालूं यहाँ पे, तो एरिया क्या आने वाला है भाई, लेंथ हो जाएगा यहाँ पे एसेलरेशन, और यहाँ पे ब्रेथ होने वाला है टाइम। एसेलरेशन को टाइम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है? और अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हो। 24/7 कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जब भी चाहो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। या फिर अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा तो मैं आने वाली वीडियोस में उसे डिस्कस कर दूंगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो वेलोसिटी निकलता है, इसका एरिया से कुछ नहीं निकलता। अगेन स्लोप के बारे में बात कर ले हम लोग वीटी ग्राफ का, तो उससे एक्सेलरेशन निकलता रहता है। एरिया अंडर कर्व निकाले तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकलता रहता है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एरिया अंडर कर्व के बारे में बात करें, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और अगर स्लोप इसका निकाले तो जर्क होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गया अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है देखने में, इसलिए लोगों को इससे डर लगता है। बट डरने की कोई बात नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, मतलब कि देखो सबसे पहले तो ये समझो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है जो ऐसे करके किसी चीज को फेंक रहा है इस तरीके से, तो चीजें कुछ इस तरीके से मूव करने वाली है ना, तो कुछ इस तरीके से वो मूव करेंगी। ठीक है, तो इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कुछ इस तरीके से कर्व बना करके चीजें मूव करती है ना, कर्व बना करके, तो होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, इंद्रधनुष टाइप। तो उस समय वो चीज कितना देर हवा में रही है, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से मूव करके यहां पे गया है, अगर ये चीज कितनी देर हवा में रही, ये अगर आप बता रहे हो, मतलब आप क्या बता रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहे हो। अब इसी से रिलेटेड मैं इसको एक और चीज बता दे रहा हूं कि एक मैक्सिमम हाइट होता है जहां पे वो मैक्सिममली पहुंचती है, और फिर वहां से वो चीजें क्या होती है, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में जो इसको समय लगता है ना, इस पॉइंट तक जो पहुंचने में समय लगता है वो इसका हाफ होता है। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। तो अगर यहाँ पे टी लगेगा तो टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होने वाला है। याद रहेगा ये चीज। ये चीज से रिलेटेड हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आई होप आपको यह चीज समझ में आ जाए अच्छे से। मैक्सिमम हाइट यही होता है, मैक्सिमम हाइट कितना हाइट मैक्सिमम पहुंचेगा, उसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, मतलब इस पाथ का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, देन ये इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका नेचर जो होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला पाथ बनाता है ये। चलो, अब फार्मूला के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, उसका वेलोसिटी और फिर उसका एंगल। इसके अलावा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होता नहीं है। ठीक है भाई, तो एक ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने वेलोसिटी से फोका गया है और किस एंगल पे फोका फेंका गया है, किस डायरेक्शन में फेंका गया, डायरेक्शन मतलब कि किस एंगल से फेंका गया, बस ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने वाली भी बात नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया था कि जो प्रोजेक्टाइल हुआ है थीटा, वो अपने पास कितना है भाई, 30 डिग्री का है। और जो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 98 मीटर पर सेकंड का है। पहला चीज क्या बोला, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, याद है कुछ? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होता था? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे और उसका हाफ करते थे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेंगे हम लोग, सी वाला, उसके बाद इसका हाफ कर देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, फटाफट से देख लो।
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है। अब इसको ना धीरे धीरे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसके ऊपर तो ये चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, तो उस समय आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। आप डेली प्रैक्टिस करो, और डोंट वरी, मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके पास लाते रहूंगा। 21 क्वेश्चन सीरीज, 31 क्वेश्चन सीरीज, इनफैक्ट संडे संडे को मैं ट्राई करूंगा 51 क्वेश्चन सीरीज लाने का। तो मैं ये क्वेश्चन लाते रहूंगा, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, उसमें आपको चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी होने वाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आप निकालोगे, t इज इक्वल टू 2 इंटू यू, कितना है, u 98 है भाई। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जी है अपने पास 9.8। 9.8 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स पे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट वो इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेकेंड का। यानी आपके पास सी का आंसर कितना आ गया, 10 सेकेंड का। और लगे हाथ अगर आपके पास सी का आंसर आ गया, तो आप ए भी बता सकते हो कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मैं एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2, यानी 10 सेकेंड बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब इसको निकालने का कई तरीका है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा फेवरेट लगता है, बहुत अच्छा सा मेथड है ये निकालने का। तो फालतू में क्यों उतनी मेहनत करें, आप चाहो तो यहां से आप h निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट कितना गया है, फिर वहां पे u और v का यूज करके आप डायरेक्टली उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, बट क्यों करना है, जब डायरेक्टली निकल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करें, h, तो h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर इज इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू जी। ये चीज होता रहता है हमारे पास। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास याद हो जाएंगी। यू अपने पास कितना है भाई, 98, तो 98 का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया। 2g करना है, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 हो रहा है, 9.8 से ये 10 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कट रहा, 2 से ये 49 बार में कट रहा, 49 5 जा 245 होता है, बाय 2 करेंगे, सो 2 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5। सो हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, 122.5। अब देखो ये वाला h यहाँ से निकला है ना, अब ये h का यूज करके, और आप इस 98 का, आपको याद होगा मैंने वेक्टर में बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे इस तरीके से मोशन हो रहा है, आप इस तरीके से मूव करा रहे हो, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे u इज इक्वल टू 98 तो आपको पता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकाल सकते हो यू एक्स और यू वाई करके, थीटा आपको पता है 30 डिग्री। तो आपको जब ये वाला हाइट पता चल गया ना, तो आप इस वाले हाइट के लिए ये यू वाई पता कर लोगे, एंड इसी यू वाई के थ्रू आप यहाँ पे ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पता कर सकते हो 5 सेकंड का। ठीक है, इसे मैं बना नहीं रहा, आप खुद बना लेना, अगर चाहो तो मन करे बना लेना, मैंने बता दिया आपको। डी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी रेंज आपको पता करना है, सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको याद रख लेना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय यहाँ पे जी होने वाला है। सो अपने पास रेंज का फॉर्मूला ये है, तो मैं रेंज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो अगेन यहाँ पे 98 इंटू 98 होने वाला है, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे 9.8 है, ये √3 का 2, ये कट जाएगा भाई 10 टाइम्स पे, 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स पे, 98 इंटू 5 करेंगे तो 450, और 40 490, ठीक है, √3। तो 490 √3, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 490 इंटू 1.73 हो रहा है, सो ये आ जाएगा आपके पास जीरो, 848 के अराउंड आ जाएगा, 848 या 847, 48 के अराउंड आएगा कुछ कुछ। तो ये चीज आप यहाँ पे भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 490 √3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपके पास कि प्रोजेक्टाइल के रिलेटेड काम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो
अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फॉल के बारे में और अपवर्ड थ्रो। अगर आप कोई चीज को करते हो जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में या फिर ग्रेविटी के अलोंग में काम करती है, तब हम लोग कोई भी चीज को कैसे डील करते हैं। तो अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, यूज करते हैं हम लोग ये सारे फार्मूलाज का। ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरह काम होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आप चीजों को ऊपर भेज रहे हो, ऊपर, तो अब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करो। याद करो जब हम लोगों ने हॉट एयर बलून वाला कंसेप्ट का यूज करा था, तो हॉट एयर बलून में क्या हो रहा था भाई, हॉट एयर बलून में आप चीजों को नीचे फेंक रहे थे, इसलिए वहां पे हम लोगों ने जी को पॉजिटिव ले रखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जी को निगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जी है ना, वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग जी नीचे के डायरेक्शन में लगाते हैं। मोशन कहाँ हो रहा है भाई, मोशन हो रहा है आपके अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे आपके पास ए जो होगा वो जी के बराबर होने वाला है, माइनस जी। फ्री फॉल में बात करें तो हम लोग चीजों को बस ड्रॉप करवा देते हैं ऐसे। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने आप जीरो हो गया, बस ड्रॉप कराना होता है, चीजों को उठाना है, ड्रॉप कराना है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो रहने वाला है। तो u इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो होगा, और a क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही काम करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि जो u होने वाला है वो g के बराबर रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली वो सब फार्मूला का यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल फार्मूला, बिना किसी आप कह सकते हो बिना किसी काइनेमेटिक्स, बिना किसी फिजिक्स को ध्यान में लाए हुए आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। v इज इक्वल टू जी टी। आप सिंपल सा बात याद रखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, g है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जी इनटू टाइम होगा। s इज इक्वल टू 1/2 g इनटू t का स्क्वायर। अब इसको भी आप आराम से समझ सकते हो, बट मैं उतना डीप में नहीं जा रहा आपके पास। आप सिंपली ये समझो कि आपका जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना। अब क्योंकि ये जो अपने पास u है वो जीरो हो गया है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो बचेगा, क्योंकि a भी तो g है, तो यहाँ पे ये बच गया। तो अगेन ये जो थर्ड फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, तो वहां पे आप देखोगे कि जो u था अपने पास वो तो जीरो था। सो इन दैट केस यहाँ पे u जीरो हो गया, तो u स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। इन दैट केस अपने पास जो v स्क्वायर बचेगा वो 2gs के बराबर हो जाएगा, एंड ये आपका सामने फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो भाई, देखते हैं ये क्या कह रहा है कि भाई, अरे तेरे इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है, देखते हैं। आउट ऑफ एक्साइटमेंट अ क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल अप इन द एयर आफ्टर कैचिंग इट, ही देन रिकैचेस इट 4 सेकंड, हाउ बिलो द फॉल वाज पॉइंट ओके। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि आप देखे होगे जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो इन दैट केस बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो कैच लेने के बाद थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और गेंद को पूरी तरीके से फिर से उछाल देते हैं ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मैंने कैच ले लिया और कैच ले करके मैंने उछाला है। तो ऐसे ही एक प्लेयर ने क्या करा, कैच लिया और कैच लेकर के उसे वापस से हवा में उछाल दिया, और वापस से उसी कैच को वो 4 सेकंड के बाद वापस से रिकैच कर लिया। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि द बॉल वॉज फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट, वो 3 सेकंड के बाद बॉल जो था वो हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूरी पे था, आपको पहले तो ये बताना है। दूसरी बात आपको क्या बताना है कि किस वेलोसिटी से वो फेंका गया था, बहुत ही आसान सवाल है। अब आप देखो यहाँ पे ये 4 सेकंड क्या है भाई, रिकैच इट फ्रॉम, रिकैच इट आफ्टर 4 सेकंड। अब इससे आप एक चीज आप यहां से दिमाग लगा करके देखो, मैंने आपको ऑलरेडी भी बता रखा है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका जस्ट हाफ होता है उसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगा हुआ समय। तो अगर ये 4 सेकंड के बाद वापस से कैच कर लेता है, मतलब एक बंदा तो वो है कि भाई वो मान लेते हैं क्रिकेटर ने क्या किया, बॉल को कैच किया पहले और फिर इसने फेंका, फेंका, और फेंकने के बाद ये बॉल जो है वो वापस इसके पास आया, और वापस वो बॉल को कब कैच किया, 4 सेकंड के बाद। मतलब कि 4 सेकंड लगा है इसको ऊपर और ऊपर से नीचे आने में, समझ आ रहा है? यानी पहले तो वो ऊपर गया होगा बॉल, और उसके बाद वहां पे जाकर के थोड़ी देर के लिए रुका होगा, एंड देन वो नीचे आया है, और वो बॉल वापस से वो क्रिकेटर ने कैच कर लिया, और इन सभी में जो समय लगा है दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड का समय। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको कितना समय लगेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, 2 सेकंड लगेगा क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। टाइम जो लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में वो 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो 2 सेकंड लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, एंड वहां से जब वो ड्रॉप होगा वापस से वो कैच करेगा, वहां तक आने में उसको 4 सेकंड का समय, 2 सेकंड का समय लगेगा। तो टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज 2 सेकंड, टाइम ऑफ टोटल जो फ्लाइट था वो था अपने पास 4 सेकंड। ठीक है। तो 2 सेकंड में वो कहां चला जाएगा भाई, मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा जहां पे वो पहुंच सकता था।
अब आपसे क्या पूछा गया कि उसका पोजीशन बताओ आफ्टर 3 सेकंड। अब देखो कितनी होशियारी से आपके साथ गेम खेल रहा है ये। पहले तो आप देखो कि ये 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे पहुंच जाने के बाद आपके पास जो टोटल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से फ्री फॉल वाला सिचुएशन लगने वाला है 2 सेकंड के बाद। अब देखो ये 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 2 सेकंड तो चला गया वो ऊपर जाने में, इसको तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर जाके तो वो रुक गया ना। ऊपर जाके क्या हुआ, वो रुक गया। और उसके बाद उसको 1 सेकंड लगा है 3 सेकंड तक पहुंचने में। 3 सेकंड तक पहुंचने में उसको 2 सेकंड के बाद और कितना समय लगा है, 1 सेकंड लगा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल वाला सिचुएशन लगा दें और इस पॉइंट से ड्रॉप करवा के उसको 1 सेकंड तक मूव कराएं और ये पता कर लें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तब आपको पता लग जाएगा कि वो हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूरी पे है। यस और नो, बताओ मेरे को। तो यहां पे हम लोग एस का बात करेंगे, हाफ जी टी का स्क्वायर। और यहां पे हाफ जी का वैल्यू क्या होने वाला है, 9.8 होने वाला है। टाइम क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो यहां पे अगर हम लोग 2 से इसको कट करें तो 4.9 आने वाला है। 4.9 मीटर आपके पास एस आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। क्योंकि देखो ऊपर जा रहा है तो ऊपर में तो 2 सेकंड लग गया ना ऊपर जाने में, उसको ऊपर जाके रुक गया। अब यहाँ से वापस से नया कहानी स्टार्ट होगा, और इस कहानी के बाद वो जब नीचे आएगा तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 हो गया। और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन g बन गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फ्री फॉल हो रहा है। और जैसे ही फ्री फॉल वाला सिचुएशन आ रहा है तो आप यहाँ पे s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला सिचुएशन लगा करके इसका डिस्प्लेसमेंट या कितनी दूरी पे है वो हाईएस्ट पॉइंट से वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब बात कर लेते हैं विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। तो वेलोसिटी पता करना है आपको, तो आपको एक्सेलरेशन इनटू टाइम करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन 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 पता है क्या? अच्छा, एक्सेलरेशन तो जी के बराबर है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 होने वाला है। टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम क्या लग रहा है, उसको टोटल टाइम लग रहा है अपने पास आने में, वेलोसिटी जो टाइम जो अपने पास वापस आने में लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो इन दैट केस, इन दैट केस क्या करेंगे यहाँ पे, ए टी वी इज इक्वल टू, अपने पास वेलोसिटी पूछा गया ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8। अच्छा ये चीज बोल रहा है ना, तो देखो सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पे बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में उसको कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ तक जाने के बाद तो ये जीरो हो गया ना, तो हम लोग कंसिडर भी करेंगे तो बस यहीं तक करेंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 9.8 हो रहा है। हम लोग यहाँ तक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गया होगा। आप कोई लंबा सा फॉर्मूला लेकर के भी जा सकते हो कि हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना था, कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और एक्सेलरेशन, और आपके पास अब यहाँ पे, अब चलो मैं उसी से बना देता हूँ, क्यों आप लोगों का कंफ्यूजन बढ़ाऊं मैं उसी से बता दे रहा हूँ। देखो इनिशियली वेलोसिटी कुछ हुआ होगा जो हमें कैलकुलेट करना है, फाइनली जो ऊपर के जा करके हो गया होगा वो 0 हो गया होगा। और आपके पास जो s है, आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो 2 सेकंड का समय लगा है। तो आप एक बार ये भी कैलकुलेट कर दो कि अगर 2 सेकंड का समय लगता है, 1/2 इंटू जी कितना है भाई, 9.8 है, इंटू टी कितना है, तो टी 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 9.8 इंटू हो जाएगा 119.6, 9 टू 18। हाँ तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 19.6। तो 19.6 मीटर की दूरी तक वो फेंक चुका है, यू वी 0 हो गया। जी अपने पास जब वो ऊपर फेंक रहा होगा, जब वो ऊपर फेंक रहा होगा तो क्या हो रहा होगा भाई, ऊपर फेंक रहा होगा तो -9.8 हो रहा होगा। तो अब यहां से अगर हम लोग u निकालें तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम जो अपने पास लगा है, टाइम जो लगा है ऊपर जाने में वो 2 सेकंड का लगा है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, u प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे। v इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। u क्या हो जा रहा है, 0 पता नहीं। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू क्या हो जाएगा भाई, टी कितना है, तो 2 हो जाएगा अपने पास। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 2। तो u इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2 मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड। अब तो चीजें क्लियर हो गई ना, उस समय में भी समझ में ना आ रहा हो, हालांकि आप उस समय आराम से बना सकते हो उस तरीके से, बट छोड़ो रहने दो। सो u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने फेंका होगा। चलो, a body was dropped from a certain height, another body was dropped from the same height। ये ना मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है एक बॉडी को फेंका गया, उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद एक दूसरे बॉडी को फेंका गया, तो आपको बताना है कि 4 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच में गैप कितना होगा। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 1/2, ये जो एस वाला फॉर्मूला होता है ना,
ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक बार तो t रखोगे आप 4 और ये प्लस 2 6 सेकंड, और 4 और 0 सेकंड यानी 4 सेकंड। एक बार टाइम रखोगे आप 4 और एक बार आप टाइम रखोगे 6, और इन दोनों से आप कैलकुलेट करोगे और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क में लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप सारे लोग इसको बना करके चैट बॉक्स में कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, और मुझे भी पता लग जाएगा कि वो कितना आंसर आने वाला है बेसिकली। ठीक है। सो और भी कुछ है, जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीजें हो रही होती है, जैसे रिलेटिव मोशन आपके बारे में मैं बात कर लूं। सो रिलेटिव मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के पास आ रहा है, या फिर दोनों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या क्या चीजें होने वाली होती है, तो कैसे काम करेंगे। या फिर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये तीन सिचुएशन है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो या तो सेम डायरेक्शन में जाए या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो इन दैट केस हम लोग किस तरीके की बातें करते हैं, वैसे केसेस में हम लोग रिलेटिव मोशन की बातें करते हैं। रिलेटिव मोशन याद रखना क्या होता है। सो रिलेटिव मोशन हम लोग सेम डायरेक्शन जब होता है ना, तो इस केस में हम लोग वेलोसिटी को माइनस करते हैं। सेम वाले में क्या निकाल करते हैं भाई, सेम वाले में डिफरेंस निकाल देते हैं, एंड डिफरेंट वाले में सम निकाल देते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है। सेम वाले में डिफरेंट, डिफरेंट वाले में सम, बस। चलो एक चीज कर लेते हैं फटाफट। टू रेलवे ट्रैक है पैरेलल टू एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में अलोंग वन ट्रैक, ट्रेन वन मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट होता है ये ईस्ट होता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ट्रेन, तो वो 30 मीटर पर सेकंड के डायरेक्शन से मूव कर रहा है। तो अगर इधर मूव कर रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। बी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो ये 48 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो -48 कर देंगे। ये बी है और ये ए है। आपसे क्या बोला गया है, पहली चीज रिलेटिव। अब देखो एक चीज मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले बी सबस्क्रिप्ट में और उसके बाद ए लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी बी माइनस वी ए। जिसका भी वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका वेलोसिटी में से रिस्पेक्ट वाले वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। तो बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी का वेलोसिटी निकालोगे और उसमें ए का वेलोसिटी को माइनस कर दोगे। तो वी बी कितना है भाई, वी बी अपने पास है -48, माइनस करेंगे कितना, +30 को। तो अब आप देखोगे यहाँ पे -48 -30 करेंगे तो -78 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सेकंड में अगर हम लोग बात कर ले, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है, ओके, मेरे को लगा ए है। वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड लिखा है, बट अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख दें या वेलोसिटी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो आ गया ना, तभी तो हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से माइनस प्लस लगा रहे हैं, इसलिए। तो वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड करेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होता है भाई, ग्राउंड तो स्थिर रहता है ट्रेन के कंपैरिजन में, और ऐसे भी हम लोग अपने रिस्पेक्ट में देखें तो ग्राउंड स्थिर रहता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ग्राउंड जो है वो अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है अर्थ का, तो वो अपना सन का, तो वो उसका अपना वेलोसिटी होगा, तो वो नहीं निकालने वाले हम लोग, सिंपली यहाँ पे जीरो रखेंगे। और बी यहाँ पे क्या होगा, बी का वेलोसिटी बी 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 -48। तो यहां से आप क्या हो जाएगा 48 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है कि बी का वेलोसिटी अगर ए से देखें या फिर ए का वेलोसिटी अगर बी से देखें, तो उस केस में -78 ही आपको नजर आने वाला है। यानी अगर ए जो है ना, वो आप देखो ए जो जा रहा है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, और बी जो है वो 48 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देखता है या ए के ट्रेन को देखता है, तो उस केस में उसको उसको 78 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उसको अपनी ओर आता हुआ वो दिखाई देगा। सेम चीज ए वाले को बी के लिए दिखाई देगा, बी वाले को ए के लिए दिखाई देगा। दोनों एक दूसरे को 78 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता हुआ देखेंगे। ग्राउंड से अगर आप ट्रेन को देखते हो तो वो 48 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा ट्रेन। अगर आप मान लो ट्रेन जा रही है, आप क्रॉसिंग पे खड़े हो, रोड पे वेट कर रहे हो क्रॉसिंग खुलने का, और आप ट्रेन को देख रहे हो, तो ट्रेन क्या हो रहा है, मान लो 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो आपके हिसाब से ट्रेन 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर के हिसाब से आप जो है वो 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो। आप यानी कि आप ग्राउंड पे हो, तो ग्राउंड 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर जा रहा है। तो ये बातें आई होप समझ में आ रही होंगी आपको कि रिस्पेक्ट में या फिर रिलेटिव में कैसे कैलकुलेट करते हैं चीजों को।
कुछ और चीजें हैं, जैसे बेसिक बात है, जैसे कि आप देखो कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फंडा है भाई, कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, टोटल टाइम कितना लगा है उसे कैलकुलेट करने में, वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। वेलोसिटी के बारे में बात करें, एवरेज वेलोसिटी का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और टोटल टाइम कितना लगा है उसे कैलकुलेट करने में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी खास मोमेंट पे, आपको मैंने भी बता रखा था कि एक जो ग्राफ था ना अपने पास, इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप निकालूं, इसका डिफरेंशिएट कर दूं, इसको स्लोप निकालूं, या फिर इसे हम लोग dy बाय dx अगर हम लोग निकाल दें, सो इन दैट केस यहाँ पे जो चीज आएगा ना, वो आपका आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास आने वाला है। तो डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप करते हो तो उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर आप डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आने वाला है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक मैन है जो ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है उसका, और वो 5 सेकंड के लिए रुकता है और वापस से रिटर्न हो जाता है सेम रूट पे, और आते समय जो उसका स्पीड था वो 10 मीटर पर सेकंड था। तो आप उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो आप देखो कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो वो निकाल लो। टोटल जो हमारा डिस्टेंस रहेगा, टोटल जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 100 मीटर गया है और 100 मीटर आया है ना। तो टोटल कितना हो गया भाई, 200 मीटर हो गया। जाने का जो स्पीड था और आने का जो स्पीड है, तो आप जाने के स्पीड को आप यू मान सकते हो, और इसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, आने का जो स्पीड है उसको v मान सकते हो, और ये जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यहाँ पे u और v इनिशियल और फाइनल मत समझ लेना, u मतलब है आपके पास जाने का स्पीड, v मतलब है आने का स्पीड। ठीक है भाई, और क्या है भाई, और वहां पे जो रुका है स्टॉपेज, स्टॉपेज टाइम जो है अपने पास वो है 5 सेकंड का। चलो भाई, अब भी मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, तो एवरेज स्पीड होता है अपने पास टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ, टोटल टाइम के साथ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है भाई, 200 मीटर हो रहा है। टोटल टाइम कितना हो रहा है, अब देखो टोटल टाइम निकालने में प्रॉब्लम थोड़ी सी आपके पास आएगी स्पीड के केस में या किसी भी केस में। पहले तो वो 100 मीटर गया 20 के स्पीड में, तो आप 100 मीटर ले जाओ 20 के स्पीड में, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैंने 100/20 कर दिया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं होना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूं वहां पे स्टॉपेज का, तो उसने कितना मिनट का स्टॉपेज लिया, 5 सेकंड का लिया ना, मिनट का नहीं, 5 सेकंड का स्टॉपेज लिया है। तो 5 सेकंड का उसने स्टॉपेज ले लिया, तो ये 5 सेकंड भी उसे वेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में वो 5 सेकंड भी आएगा। अब क्या है कि रुकने के बाद वो वापस से जाता है घर, और जब घर जाता है तो इस बार वो अपना स्पीड कितना रखता है, 10 मीटर पर सेकंड रखता है। तो आपके पास जो टोटल समय है वो नीचे से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 200, अब देखो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 तो है ही यहाँ पे, ये कटेगा 10 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200/10 10 20, 20 से कट जाएगा ये 10। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो v एवरेज जो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम डाउट दिक्कत हैरानी परेशानी दुख दर्द पीड़ा कष्ट समस्या है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप आराम से वहां पे कभी भी कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलो भाई, अभी मैं बात कर ले रहा हूं एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, अब देखो एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने टोटल डायरेक्शन डिस्टेंस निकाला था, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ले रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज मेरे को बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता था उसका डेफिनेशन क्या होता था। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम लोग ये पढ़ते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारे पास जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, अब देखो 100 मीटर तो वो गया और 100 मीटर आ गया, और उसी रूट से आया वापस उसी जगह पे आ गया जहां पे वो पहुंचा था, जहां से उसने स्टार्ट करा था। तो 100 मीटर वो गया और 100 मीटर वो आया,
तो यहाँ पे टोटल उसका जो, अगर मैं साइन के साथ इसे कैलकुलेट कर दूं, आपको समझ आ जाए अच्छे से, ये 100 गया था और 100 वापस आया, वापस आया तो उसका डायरेक्शन हम लोग कंसिडर बिल्कुल करेंगे। आया तो अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा ना, गया तो ईस्ट से वेस्ट था, बट आया तो वेस्ट से ईस्ट आया, तो वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते समय डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी आने वाला है या डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, वो निगेटिव में आने वाला है, 100 माइनस में आने वाला है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, जीरो के बराबर हो गया। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और टोटल जो टाइम होता है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो टाइम आप कैलकुलेट करो ना करो, ये ऑटोमेटिकली 0 मीटर पर सेकंड आ गया। और अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो यही सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है। तो ये 20 सेकंड आ रहा था भाई, तो 20 से आप डिवाइड कर दो, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी अगर आप निकालते हो एवरेज, यहाँ पे स्पीड होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड अगर निकालोगे, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो इन दैट केस जो आएगा वो 0 मीटर पर सेकंड आएगा भाई। ठीक है भाई, क्या ये चीजें क्लियर है आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, डाउट, दिक्कत, हैरानी, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, समस्या, संशय, संदेह कुछ है? अगर कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। और हम लोग आते हैं आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर सर्कुलर मोशन में कोई चीजें हो रही होंगी तो कैसे काम चलेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भाई? एंगुलर वेलोसिटी। मान लो कि कोई चीज गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा जो होता है वो हमें बताता है कि ये कितना एंगल घूमा है, और इसका जो रेट होता है घूमने का, उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो जो थीटा रहता है उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको आप लीनियर वेलोसिटी भी मान सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन में कोई बोले कि लीनियर वेलोसिटी निकालो, तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल के रख देना। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लाया हूं जिसमें मैंने लीनियर वेलोसिटी का यूज करा है, इस टर्म का यूज करा है, तो आप वहां से समझ जाओगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वी स्क्वायर बाय आर होता है। आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सो होता है mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो वहां से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अ, एक रेडियस है 2 मीटर का, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर भाई, और मेकिंग 60 रिवॉल्यूशन, एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है भाई? 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब मैं इसको ना पर मिनट से पर सेकंड कर ले रहा हूँ। 60 रिवॉल्यूशन जो हो रहा है पर सेकंड हो रहा है, तो मैं 60 से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी, अगेन देखो मैंने बताया था ना, लीनियर वेलोसिटी यानी कि आपको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है भाई? r इंटू ओमेगा होता है। ओ तेरी, ओमेगा तो पता ही नहीं है, क्या करें फिर? सो ओमेगा का एक फॉर्मूला था यहाँ पे, थीटा बाई टी। अगेन ओमेगा का यूज करेंगे हम लोग। ओमेगा क्या था भाई? थीटा बाई टी। देखो यहाँ पे ओमेगा क्या था भाई? थीटा बाई टी। अब आप बोलोगे सर थीटा तो है नहीं, टाइम तो है नहीं, टाइम तो चलो मान लेते हैं कि सेकंड है, थीटा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई चीज ना ढूंढना पड़ेगा, कभी कभी कोई कोई चीज ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको सारा चीज परोस के दे देगा, आपको बस फॉर्मुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, बस खत्म। कुछ कुछ चीजें आपको मैनिपुलेट भी करनी पड़ेगी कैलकुलेट करने से पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो वो 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, मतलब वो पूरा का पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रहा है। पूरा का पूरा क्या लगा रहा है? कंप्लीट चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में कितना लगा रहा है भाई? एक चक्कर में 6, एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई का चक्कर होता है। आपको समझ में आ रहा है? एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई का चक्कर होता है। सो इन दैट केस आप यहाँ पे जो निकाल सकते हो, आप 2 पाई का चक्कर लगा सकते हो, पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। 2 पाई मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर। और ऐसा ऐसा वो कितनी बार करता है? ऐसा ऐसा वो 60 बार करता है। अब आप यहाँ पे थोड़ी चीज अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता रहता है। सो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना चीज अकर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो आप इसको 2 पाई एफ या 2 बाय एन भी लिख सकते हो। 2 पाई एन भी यहां से आप लिख सकते हो। तो 2 पाई, और एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा था? 1 रखा था। तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई, आपके पास क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा हो जाएगा। अब आपको पता है वेलोसिटी निकालना है, तो आर इंटू ओमेगा करेंगे।
सो आर इंटू ओमेगा करेंगे तो वेलोसिटी, रेडियस अपने पास 2 है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है, तो जो अपना वेलोसिटी हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 पाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे ना आप इसको चाहो तो एक लेंदी मेथड भी है जिसके थ्रू आप लगा सकते हो, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लेंदी का यूज क्यों करना है। जब अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो लेंदी का यूज करने से कोई मतलब रहता नहीं है, आप आराम से आसान वाला मेथड का यूज करो और आराम से उसे सॉल्व करो। ठीक है भाई, तो हम लोग आराम से इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पाई मीटर पर सेकंड अपने पास आने वाला है। तो ये चीजें हैं अपने पास, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिस लेक्चर के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपके पास सारे कंसेप्ट्स के मैं थोड़ा सा समराइज वीडियो आपको दे दूं, समराइज करके कि भाई इस कंसेप्ट के चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन। डेली मैं क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, 21 क्वेश्चन की सीरीज, 31 क्वेश्चन की सीरीज, 51 क्वेश्चन की सीरीज, 101 क्वेश्चन की सीरीज। तो इस तरह के मैं सीरीज लाने वाला हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड है इस तरीके के सीरीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको कोई भी तरह का कोई डाउट, दिक्कत, हैरानी, परेशानी कुछ भी होता है, देन आई एम हियर। तो आप उसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है देन आप कमेंट कर सकते हो, और ट्राई करो कि अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा मिले, है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।